बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अडयाला के बाहर फिर से धरना। अडयाला के बाहर इमरान खान साहब की बहनें गई और फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। यानी जैसा कि वादा किया गया था गुज़िश्ता हफ्ते के इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। पहले जो अडयाला के बाहर रुकावटें होती थी वो 1 किलोमीटर पहले होती थी, लेकिन इस मरतबा ज़रा हुकूमत ने ज़्यादा एक्टिविटीज़ की हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने अच्छा बंदोबस्त किया है। इन्होंने 4 से 5 किलोमीटर दूर तक रुकावटें खड़ी कर दी अडयाला के आसपास, और जितने भी एरियाज़ या रास्ते जाते हैं अडयाला की तरफ वो सारे बंद कर दिए। फिर बड़ी मुश्किलों से इमरान खान साहब की बहनें को 2 घंटे लगाकर वहाँ पहुँची। वहाँ पे उन्होंने धरना दिया, फिर उन्होंने कुरान खानी की, वहाँ पे दुआ करवाई गई, और ये सिलसिला अब ऐसे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। 10,000 का एक टारगेट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो सच्ची बात यह है कि टारगेट पूरा नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि रूटीन से ज़्यादा लोग आए अडयाला के बाहर, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे, लेकिन जो 10,000 वाला टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ। उस तरह लोग निकल कर नहीं आए। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या जो आम शहरी हैं इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा। पंजाब में इन्होंने मारा ही बहुत है, अवाम को बड़ा जुल्म किया है। अब अवाम एक मौके का इंतज़ार कर रही है कि जब मौका बनेगा ना सारे निकलेंगे, तो ये सारे ही निकल आएंगे। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये होता ऐसे ही है। ये ऐसे ही होता है। जिस दिन खौफ के बुत टूट गए पंजाब में और लोग निकल आए, देखिए लोग डरते नहीं हैं, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेला निकलूंगा तो मुझे अकेले को मारेंगे। जिस दिन लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि सारे ही निकल रहे हैं, उस दिन सूरत हाल कुछ और हो जाएगी। और जिस दिन इमरान खान की जेल का दरवाज़ा खुला, उस दिन तो सूरत हाल बिल्कुल ही बदल जाएगी। वो हम सब जानते हैं कि उस दिन क्या होगा। और सबसे बढ़ के ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जानती है, आसिम मुनीर साहब भी जानते हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकले तो क्या होगा। देखिए, एक और सर्वे आई, न्यूट्रल सर्वे है, और ये 3DI इन्होंने एक तंजीम है, इन्होंने एक सर्वे किया है, और इनका जो सर्वे है जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के माबैन है। यानी आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में इन्होंने एक मुकाबला करवाया सर्वे में, और जो पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं इनके बारे में, इसके बारे में पता करवाया। तो जो 2 मेन चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं कि वो क्या है। देखिए ना, इंडिया के तैयारे गिराने के बावजूद आसिम मुनीर साहब अगर यहां पे खड़े हैं तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है ना। अच्छा, इस सर्वे को आपने एक और नज़र से देखना। ये ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ है। ये ऐसा हुआ है कि इमरान खान के बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं और आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। इन दोनों का आपस में मुकाबला नहीं है। अब ये सर्वे के अंदर जो चीज़ें आई हैं वो इनका मुकाबला करवा रही हैं। ज़रा फिर समझ लें आप कि लोगों से पूछा गया इमरान खान क्या, आसिम मुनीर क्या, लोगों ने अपनी अपनी राय दे दी। हो सकता है एक आदमी ऐसा भी हो जिसने दोनों के बारे में अच्छी राय दे दी हो, या कोई ऐसा भी हो जिसने दोनों के बारे में बुरी राय दे दी हो। तो आपस में मुकाबला करवाते हैं तो फिर लोग एक को चुन लेते हैं। लेकिन चलें, सर्वे हो गया। ये जो चीज़ सामने आई, इसके मुताबिक क्रेडिबिलिटी का जो स्कोर है उसमें जो इमरान खान साहब का स्कोर है वो बहुत हाई है, और इमरान खान साहब का जो स्कोर है वो 80 है, जबकि आसिम मुनीर साहब का 40 है। दूसरा, जो सेंटीमेंट्स हैं लोगों के, कि पॉजिटिव सेंटीमेंट्स, लोगों के मस्बत जज्बात इमरान खान के बारे में 60% हैं, और आसिम मुनीर के बारे में मनफी जज्बात वो 70% हैं। यानी मुस्बत इमरान खान के बारे में 60% मुस्बत है, आसिम मुनीर के बारे में 70% मनफी हैं। वो इनका मुकाबला ही नहीं बनता, और ये बात आसिम मुनीर साहब जानते हैं। अब ये एक सर्वे है, अब देखिएगा, अब एक सर्वे आएगा अभी हाल ही में, ये भी मुस्तकबिल करीब में आ जाएगा, और जिसके ऊपर काम भी हो रहा है, और उसके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। और वो सर्वे में बताएंगे कि आसिम मुनीर साहब को 90%, 95% मकबूल हो गए पाकिस्तान में, और जनाब ये क्रेडिबिलिटी बन गई, और इदारे और अवाम के बीच में बड़ी हमांगी पैदा हो गई। ये इसके भी गेम डालेंगे। अभी मुलाकात की है DGI-SPR ने मौलवियों के साथ। ये 14 मौलवी बैठे हुए पूरे हॉल में, ये फोटो भी आप देख सकते हैं। ये 14 मौलवी हैं, पूरे हॉल में बैठे हुए हैं। इनमें ज़्यादातर मौलवियों को आप जानते हैं दरबारी मौलवी हैं, बीच में से काफ़ी सारे कुछ ऐसे हैं जो बेचारे लाए गए हैं, मजबूरन बेचारे पहुंचना पड़ता है उनको। अब ये मौलवी लाए गए हैं, और यहाँ पे कमिटमेंट ली गई है कि ये मौलवी बयानियाँ बनाएंगे ISPR के लिए। तो अब ये मौलवी जो आए हैं ये बयानियाँ बनाएंगे ISPR के लिए, फ़ौज के लिए, कि जनाब फ़ौज और अवाम के बीच में कोई दूरी नहीं है। और जो फ़ौज का बयानिया, देखें, जब आप दुश्मन से लड़ते हैं ना तो पूरा पाकिस्तान आपका बयानिया बनाता है,
तब इमरान रियाज भी आपके साथ खड़ा होता था, सारे ही आपके साथ खड़े हो जाते हैं, मोहित पीरजादा भी, सब। वो सबको पता है कि पाकिस्तान का मामला है यार, पाकिस्तान दुश्मन से लड़ रहा है। वो वहाँ पे सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपके साथ खड़ी हो जाती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आपके साथ खड़ी हो जाती है, पीपल्स पार्टी और ANP भी आपके साथ, सारे ही आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तहरीक लब्बैक भी खड़ी हो जाती है, जितना मर्जी गिला शिकवा हो। जब आप दुश्मन से लड़ते हैं तो पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हो जाता है, आपका बयानिया बनाता है, तब आपको बयानिया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप पाकिस्तानियों के साथ लड़ते हैं, आप अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं, आप अपने इक़्तिदार और ताकत के लिए लड़ते हैं और अपने हमवतनों पे हमला आवर होते हैं या उनके खिलाफ आप एक महाज खड़ा करते हैं, तो फिर आपको इस किस्म के मौलवी फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। ये मौलवी तो छोड़ दें, आप 14 मौलवियों की जगह 14,000 मौलवी भी इकट्ठे कर देना एक हॉल के अंदर, वो भी आपका बयानिया नहीं बना पाएंगे। बयानिया आपका पाकिस्तानी कौम बनाएगी जब आप पाकिस्तान के लिए दुश्मन से लड़ेंगे। लेकिन जब जब आप पाकिस्तानियों के साथ लड़ेंगे, पाकिस्तानी ना आपका बयानिया बनाएंगे, ना आपका बयानिया चलने देंगे। ये 14 मौलवी है ना, 1400 मौलवी भी इकट्ठे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ के 4 लोगों को दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया है। और मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इरफान सलीम साहब जो दीगर अकाउंट्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये बका खेल बन्नू के सदर यूथ विंग के नसीबुर रहमान साहब और ये अमन कमेटी के मेंबर्स भी। तो दहशतगर्दों ने इन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया, इनके बेटे को भी कत्ल कर दिया, इनके 2 दोस्तों को भी साथ में कत्ल कर दिया। तो ये 4 लोग शहीद कर दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान के फौज के तर्जुमान जनाब अहमद शरीफ साहब ने यह फरमाया था कि दहशतगर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कत्ल क्यों नहीं कर रहे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दहशतगर्दी में कत्ल कर दिया गया। जो उन्होंने फरमाया था उसके ऊपर अमल दरामद हमने होता हुआ देख लिया। ये बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इस बात का शिकवा भी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इनका ताल्लुक हमारे साथ था। ये दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। इनकी एक फ़ोटो भी दिखाई जा रही है जिसमें इन्होंने टोपी पहनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कलर वाली, और उसमें बाकायदा साथ में वो सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दे रहे हैं कि ये PTI से इनका ताल्लुक था और ये सदर थे हमारे। तो नसीबुर रहमान साहब को जनाब कत्ल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला जो है मुमलिकत का तलाल चौधरी, उसने भी ये कहा कि PTI के ऊपर हमले नहीं हो रहे। लो जी, हो गया हमला PTI के ऊपर, उनके 4 लोग कत्ल भी हो गए। एक दिन पहले जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में टांग के इलाके में 6 पुलिस एहलकारों को भी कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। वो भी पश्तून थे, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से थे, वो भी पाकिस्तानी थे कि वो भी आपके ख्याल में दहशतगर्दों ने हमला नहीं किया। तो दहशतगर्द तो लगातार हमले कर रहे हैं। एक ही आदमी है नाज़रीन, इन कबायलियों के लिए आवाज़ उठाता था, कौमी सतह का आदमी जो है, कौमी सतह का एक ही आदमी, वो अडियाला जेल में बंद है और कबायली एक मरतबा फिर दरबदर है। तीरा के लोग लाइनों में लग लग कर बाहर आ रहे हैं। अब सूबाई हुकूमत ने कुछ कैंप लगा दिए हैं कि जिन लोगों को जबरी तौर पे उनके इलाकों से बेदखल किया जा रहा है, ऑपरेशन के नाम के ऊपर एक मरतबा फिर लोगों को उनके इलाके छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। वो लोग अपने घर बार, अपनी जायदाद, अपनी ज़मीनें, अपने कारोबार सब कुछ छोड़ छाड़ कर बेयारो मददगार ज़िंदगी गुजार रहे हैं इन सर्दियों में। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उन्हें सहारा दे रही है कुछ हद तक, लेकिन ये लोगों को अपना घर बार बार छोड़ना क्यों पड़ता है? इस्लामाबाद के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, पंजाब के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, सिंध के लोग तो अपने घरों में बैठे हैं। तो इन कबायलियों को किस बात की सजा है? आपने पूरे बॉर्डर पे बाड़ लगा दी है, दहशतगर्दों को लाकर आपने बसा दिया दोबारा पाकिस्तान के अंदर। जब आप दहशतगर्दों को लेकर आएंगे, उनको सेटल करेंगे, तो वो दहशतगर्दी करेंगे ना। तो ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तोहफा है पाकिस्तानियों को कि पहले वो दहशतगर्द लेकर आते हैं, फिर वो दहशतगर्दी करवाते हैं, फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं और इसके लिए मकामी लोगों को निकाला जाता है वहां से, और फिर वसाइल भी मकामी लोगों के बाद में लूट लिए जाते हैं। ये है टोटल कहानी। कबायलियों का कसूर इतना है कि वो ये समझते हैं कि ये लड़ाई दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई उनके वसाइल पर कब्जे की लड़ाई है और कब्जे के लिए ये लड़ाई हो रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का रोला डाला हुआ था इन्होंने, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी डाला हुआ था, DG ISPR ने भी डाला हुआ था। तो आज मैं आपको एक हकीकत बताता हूं मैं आपको। ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां ना, ये 2 जगह पे पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं ज़्यादा, एक खैबर पख्तूनख्वा में
और उससे भी ज़्यादा बलूचिस्तान में ये गाड़ियाँ जो है वो आपको मिल जाती हैं। तफ्तान बॉर्डर पे सारी नॉन कस्टम गाड़ियाँ चलती हैं, गवादर, पसनी और बारा सारी नॉन कस्टम गाड़ियाँ चलती हैं। आपका जो तेल लेकर आती हैं जितनी गाड़ियाँ, ये सारी नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं। चमन बॉर्डर के ऊपर इनकी मंडी लगती है, जितनी मर्जी नॉन कस्टम गाड़ियाँ आप खरीद लें, हर गाड़ी की खरीदो फरोख्त के ऊपर वहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको हिस्सा जाता है। ये गाड़ियाँ अफगानिस्तान से स्मगल होकर पाकिस्तान में आती हैं और जितनी स्मगल्ड गाड़ियाँ पाकिस्तान में दाखिल होती हैं वो बॉर्डर से आती हैं और बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की फौज खड़ी है, कोई और नहीं है। ये बॉर्डर से ही आ रही है ना गाड़ियाँ, कहीं आसमान से तो नहीं गिर रही, कोई ज़मीन के अंदर से सुरंगें तो नहीं है जहाँ से निकल रही हैं। ये जितनी भी नॉन कस्टम गाड़ियाँ आ रही हैं बलूचिस्तान में, ये सारी बॉर्डर से आ रही हैं। और जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये सारी गाड़ियाँ बॉर्डर से आ रही हैं। अब इन दो जगह के ऊपर हुकूमत ने खुद ये मुआहदा कर रखा है कि यहाँ पे इन इलाकों में आप नॉन कस्टम गाड़ियाँ चला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब पाकिस्तान बना था तो इन्होंने मुआहदा किया था कि आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो कस्टम जो है वो एक तरह का टैक्स है, तो वो उन इलाकों में नॉन कस्टम गाड़ियाँ चलाते हैं, जैसे स्वात में चलाते हैं, मालाकंड के इलाकों में, या उससे ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में चलती हैं, बाद चित्राल में कुछ इलाके वहाँ चलती हैं। तो ये नॉन कस्टम गाड़ियाँ चलती हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में बेशुमार इलाके जहाँ पे चलती हैं। इन नॉन कस्टम गाड़ियों को मेन रोड से गुजार के इन इलाकों तक कौन ले जाता है, ये है सवाल। और ये बॉर्डर कैसे क्रॉस करती हैं, ये है सवाल। इसका जवाब आज तक किसी ने दिया नहीं। भाई ऐसा तो नहीं है नॉन कस्टम गाड़ियां वहीं पे बन रही हैं, टोयोटा भी, मर्सिडीज भी, लैंड क्रूजर भी, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं, ये सारी निसान की गाड़ियां, ये सारी उधर ही बन रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में खुद बना रहे हैं वो नॉन कस्टम गाड़ियां। भाई बॉर्डर से आ रही है, बॉर्डर पे कौन खड़ा है, फौज खड़ी है। ईरान का तेल स्मगल होकर कहां से आ रहा है, बॉर्डर से आ रहा है। बॉर्डर पे कौन खड़ा है, फौज खड़ी है। तो फिर आप पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, या उन हुकूमतों को जो पाकिस्तान के अंदर डील करती हैं, उनको जिम्मेदार कैसे करार दे सकते हैं। आपको बॉर्डर पे रोकनी पड़ेगी स्मगलिंग। इस्लामाबाद के अंदर एक सवाल किया गया वज़ीर इत्तलाआत से, जब वो ये बात कर रहा था, उससे पूछा गया कि जनाब इस्लामाबाद में एक जज के बेटे ने नॉन कस्टम गाड़ी से 2 बच्चियों को कुचल के कत्ल कर दिया, उसका पता है आपको? कहता जी मुझे तो नहीं पता, मामला अदालत में। मामला अदालत में नहीं है, बच्चा अपने घर में है बाइज्जत बरी होके, और जज की नौकरी पक्की कर दी गई है। दुनिया का कोई मुहज़्ज़ब मुल्क होता ना तो ये लड़का जेल में होता और जज अपने घर पे बैठा हुआ होता। लेकिन पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है कि 2 बच्चियों को कत्ल करने के बाद तोहफे के तौर पे जज को पक्का कर दिया गया और बच्चे को बाइज्जत बरी करके घर भेज दिया गया। ये है पाकिस्तान में कानून। और किसी ने ये भी नहीं पूछा कि गाड़ी के कागज़ किधर हैं, और वज़ीर इत्तलाआत कह रहा है जी मुझे नहीं पता। तो ये ना सिर्फ इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम है। पाकिस्तान को ठीक करने की इनकी कोई नीयत नहीं है, कोई नीयत ही नहीं है। इमरान खान साहब के जो बदतरीन मुखालिफिन है ना, उनमें एक जवाद अहमद साहब है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। उनकी एक नई पॉडकास्ट हुई है, वो बताता हूँ आपको मैं। इमरान खान के जो बदतरीन मुखालिफिन हैं उनमें एक गुलकार हैं जवाद अहमद, और सियासतदान भी हैं। इन्होंने भी एतराफ़ कर लिया कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 लाख लोग निकाल सकी। उन्होंने कहा सिर्फ 1 लाख लोग निकाल सकी। शुक्र करें जवाद अहमद साहब नहीं आए, वरना वो तो 10-15 लाख आदमी वैसे ही निकाल लेते हैं। तो इतनी फस्तायत और इतने जुल्म के बावजूद, इतनी मार कुटाई, इतनी गिरफ्तारियों, इतनी आंसू गैस और रुकावटों के बावजूद अगर पीटीआई 1 लाख बंदा निकाल सकी है, अब 1 लाख से तो शायद ज़्यादा ही होगा, जब इतना बड़ा मुखालिफ 1 लाख बंदा कह रहा है, तो हो सकता है कि मुखालिफ तो 1000 भी कह सकता है ना, मुखालिफ तो कम ही बताएगा। तो अगर वो भी ये कह रहा है कि 1 लाख बंदा निकाल दिया तो फिर तो बात में दम है। अच्छा जी, शर्जील इनाम मेमन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को दोहराने की कोशिश की, मगर हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। ये क्या बात हुई? मज़ार कायद पे लोग जाना चाह रहे थे, वहां जाके वो जलसा करना चाह रहे थे, इसमें 9 मई बीच में से कहां आ गया? मुझे ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को कुछ भी होता नहीं कहते 9 मई। इनको बैरूनी महाज पे शिकस्त हो 9 मई, अंदरूनी महाज पे शिकस्त हो 9 मई, इलेक्शन हार जाएं 9 मई, कोई काम ख़राब कर दें 9 मई, करप्शन कर लें 9 मई, करप्शन में पकड़े जाएं 9 मई। इनकी गर्दान ही 9 मई की है। इनको पता है कि हम जब भी फंसें, जहां भी फंसें, हम फ़ौरन 9 मई की गर्दान करेंगे तो हमें बूटों वाले आ जाएंगे रेस्क्यू करने के लिए। तो बस 9 मई हर जगह पे ये डाल देते हैं बिला वजह।
बिला वजह 9 में ही हर चीज में डाल देते हैं। नाज़रीन, अता तारड़ की बात हो रही थी तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान का पासपोर्ट बहुत ताकतवर हो गया, बड़ा स्ट्रांग, और दुनिया भर के इमिग्रेशन काउंटर पर हमें कदर की निगाह से देखा जाता है। तो मैं सिर्फ ये बता दूं, ये नया डेटा आया हुआ है। ये डेटा ये बता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स की लिस्ट के अंदर शामिल है, कमजोर तरीन। यानी एक अफगानिस्तान है, एक इराक है, एक शाम है और फिर पाकिस्तान है। यानी यमन और पाकिस्तान एक ही कैटेगरी में। ये दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अफगानिस्तान, शाम, ये जंग लगी हुई है इन मुल्कों में, तबाही फिरी हुई है इन मुल्कों में, कोई जाना ही नहीं चाहता इन मुल्कों में और उनको बुलाना ही नहीं चाहता। वो कह रहे पाकिस्तानी पासपोर्ट को कदर की निगाह से देखते हैं। अता तारड़ साहब को जो है ना वो जाना पड़े ना किसी मुल्क में पाकिस्तानियों के साथ, तो इनको पता चले कि हमें कई कई घंटे लाइनों में खड़ा करके कदर की निगाह से देखते हैं। कई दफ़ा जूते और ऊपर के कपड़े उतार के भी कदर की निगाह से देखते हैं। हमारी लाइनें ही अलग कर दी हैं पकड़ के उन्होंने कि हमने इनको कदर की निगाह से देखना है। ये पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ किया। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने पासपोर्ट इन्होंने स्पेशल रखे हुए हैं और पाकिस्तानियों को इन्होंने रोल के रख दिया है और उनके पासपोर्ट की इज्जत यहां तक पहुंचा दी। और क्यों? दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, क्यों नाइंसाफी है पाकिस्तान में, क्यों पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है, क्यों पाकिस्तान में गुर्बत बेशुमार है, आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत नहीं हो रही, इज्जत ही नहीं हो रही, कमजोर तरीन पासपोर्ट है। और वो वहां पे खड़ा होकर सीना चौड़ा करके कह रहा है कि हमारे पासपोर्ट की बहुत इज्जत है। इसको खसूसी प्रवास से उतार के चढ़ाए ना इकोनॉमी क्लास में और इसको भिजवाएं किसी मुल्क में खामोशी से, इसको लग पता जाएगा कि इसकी कितनी इज्जत होती है। वहां पे वो लाइनों में खड़ा कर देते हैं और कई कई घंटे कदर की निगाह से आपको देखते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। जी नाज़रीन, इंजीनियर साहब की बात हो रही है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने एक पॉडकास्ट की है ज़ीशान अजीज साहब के साथ, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। ज़ीशान अजीज साहब ने इंजीनियर साहब के सामने एक इंकशाफ कर दिया। अब मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं कि क्या हुआ है। ज़ीशान साहब ने इंकशाफ किया कि उन्हें सवालात फीड करने की कोशिश की गई है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और उनकी टीम की जानिब से। ये तो घटिया हरकत है कि आप एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, आप पहले से सवालात फीड कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ का खानदान ये करता है, शरीफ फैमिली की ये आदत है कि हम आपको सवाल बताएंगे, आप वो हमसे पूछ लें। ये हरकत तो परवेज़ मुशर्रफ ने कभी नहीं की, ये हरकत इमरान खान ने कभी नहीं की, और बहुत सारे लोग हैं जो ये हरकत नहीं करते, लेकिन शरीफ खानदान ये हरकत करता है। और यही हरकत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने की कि जनाब मैं आपको सवाल फीड करता हूँ। सवाल क्या थे? मजहबी टच वाले सवाल थे कि जनाब मैंने मजहबी फतवा लगाना है इमरान खान पे, को मजहबी मामला छेड़ना है, लिहाजा ये वाला सवाल जरूर पूछा जाए। वो इंजीनियर साहब की टीम बता रही थी कि इमरान खान के ये वाले मजहबी सवाल आपने पूछने, हम आपको उस पर फिर जवाब देंगे। तो उसने कहा ज़ीशान अजीज ने मुझे फीड करने की आप कोशिश ना करें। फिर इमरान खान की निजी जिंदगी के ऊपर उन्होंने कहा ये भी सवाल पूछो, ये भी पूछो। मीडिया के ऊपर बैठ के ये कहते हैं निजी जिंदगी में नहीं जाना चाहिए, और ये ऑफ द रिकॉर्ड लोगों को कहते हैं जनाब निजी जिंदगी पे इमरान खान के ये वाला भी सवाल पूछो, ये वाला भी सवाल पूछो, ये वाला भी सवाल पूछो। इमरान खान ने तो पहले कहा कि मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूं, लेकिन ये लोग कैसे बेनकाब हो रहे हैं। वो उसने बैठ के वहां ज़ीशान ने बता दिया कि आप लोगों ने मुझे सवाल फीड करने की कोशिश की है, उसके बाद मौलवी साहब फंस गए। अब मुझे कुछ और जो जर्नलिस्ट है उन्होंने ये बताया कि हम इंजीनियर साहब से सवाल करने गए तब हमें सवाल फीड किए गए, और इंजीनियर साहब ने और उनकी टीम ने हमें सवालात फीड किए कुछ और लोगों से इंटरव्यू करते दौरान भी। यानी हम किसी और का इंटरव्यू करने जा रहे थे, दीगर शख्सियात का इंटरव्यू करने जा रहे थे, तो इंजीनियर साहब और उनकी टीम हमें सवालात फीड कर रही थी कि ये सवालात आपने करने हैं। भाई आप एक मजहबी फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, आप एक ऐसी एकेडमी चला रहे हैं जहां पे आप दीन का काम कर रहे हैं, ये आप किन चक्रों में लग गए हैं? ये एकेडमी तो दीन की खिदमत के लिए बनी थी, ये आप किसकी खिदमत कर रहे हैं? ये क्या हरकतें कर रहे हैं? ये नामुनासिब हरकत है। अब मुझे बताया ज़ीशान साहब ने कि इंजीनियर साहब ने मेरे से मादरत की है क्योंकि मेरे बारे में उन्होंने माजी में कुछ गलत बातें की थी। कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन ये साजिश करना, एक लीडर को इस तरह दीवार के साथ लगाना, उसकी करेक्टर असैसिनेशन करने के लिए सवालात फीड करना। अभी एक और पॉडकास्ट आएगी इंजीनियर साहब की, आप नजर रखिएगा, उसमें बहुत सारे मजहबी फतवे आपको नजर आएंगे, बहुत सारे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये बहुत सारे मजहबी टाइप के फतवे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। इंजीनियर साहब की एक और पॉडकास्ट भी आ रही है। अब वो सवालात किसने फीड किए? भाई फीड करने की आदत तो इंजीनियर साहब और उनकी टीम को है। तो जब इंजीनियर साहब और उनकी टीम जो है
वो ज़ीशान अजीज़ जैसे सहाफ़ी को सवालात फीड करने की कोशिश करेंगे तो वो जो फतवों वाला एक पूरा का पूरा आ रहा है चैप्टर, उसमें उन्होंने फीड नहीं किए होंगे। मेरा सवाल है, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा। और दूसरा ये है कि इंजीनियर साहब ने कहा जी पंजाब में किसी किस्म का कोई वो नहीं हो रहा, हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, पंजाब में कई माह से कोई ज्यादती या बदफेली का वाकया नहीं हुआ। ये सब कुछ मुमकिन हुआ एक औरत वज़ीर आला की वजह से जिसने CCD बनाई और कानून पर अमल दरामद करवाया। CCD ने कोई 2000 बंदा मार दिया है मावराए अदालत। इंजीनियर साहब, ये बंदों का कत्ल इस औरत के सर पे है और इसकी बनाई हुई CCD के सर पे। तो ये बोझ अब आप अपने सर पे ना उठाएं, बड़ी मेहरबानी आपकी हम कदर करते हैं, लेकिन ये हरकतें तो ना करें आप। ये डाटा देख ले, आपको मैं बता देता हूं पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है। जराइम के जो वाकयात हैं 2025 के सिर्फ आप ले लें, कत्ल 4000, अगवा 27000, अगवा बराए तवान 80, जिनसी ज्यादती 4000, इज्तमाई ज्यादती 13000, डकैती 60000, कार चोरी 12000, मोटरसाइकिल चोरी 76000, मवेशी चोरी 22000। ये इंजीनियर साहब वो डाटा जो पुलिस ने रजिस्टर्ड किया हुआ है रिकॉर्ड के मुताबिक। आप कह रहे हैं एक भी वाकया नहीं हुआ। इंजीनियर साहब गेम चुको, बिल्कुल चुको। खुशामद करें शरीफ खानदान की, लेकिन इस तरीके से करें कि आप एक्सपोज ना हो जाएं। आप दीन का काम करते थे, किस तरफ चल पड़े, मुझे बड़ी अफसोस और बड़ी तकलीफ हो रही है। नाज़रीन, ये एक अरशद शरीफ साहब का हमारा एक केस है और वो दोबारा आईनी अदालत में लग रहा है। मुझे समझ नहीं आती ये आईनी मसला कब से हो गया। शहीद अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, उनकी वालदा ने 7 अफसरान के खिलाफ दरखास्त दी, जिनमें से 3 रिटायर हो गए हैं, 4 मौजूद हैं। आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। ये फौजदारी मामला है, इसको उठा के आईनी अदालत में क्यों लेकर चले गए कि ये कोई आईनी मसला है? तो पाकिस्तान के सहाफ़ियों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आईनी अदालत में क्योंकि कंट्रोल बहुत अच्छा है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, तो ये बहुत मुमकिन है कि आईनी अदालत के जरिए से इस मामले को हमेशा के लिए दबाने की कोशिश की जाए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।